हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमपी। आज हम हिमालयी राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य है उसको हिमालयी या फिर भौगोलिक क्षेत्र से कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो स्वतंत्रता के समय भारत में जो भारत था हमारा, उसमें केवल एक ही ऐसा राज्य था जो कि क्या था, हिमालयी था, और वो राज्य था आपका असम। असम एकमात्र क्या था, हिमालयी राज्य था। कब? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 1947 में, ठीक है, अक्टूबर 1947 में दूसरा हिमालयी राज्य बनाया गया जम्मू और कश्मीर को। तो जम्मू और कश्मीर क्या है, दूसरा हिमालयी राज्य है। और 1963 में 1963 में फिर नागालैंड को क्या करा गया, तीसरा हिमालयी राज्य के रूप में बनाया गया। और इसी प्रकार से 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी क्या करा गया, हिमालयी राज्य के रूप में बनाया गया। आगे 1972 में मेघालय और मणिपुर को, ठीक है, मेघालय और मणिपुर को कब बनाया गया, तो ये बनाए गए थे 1972 में। 1972 में 3 राज्यों को हिमालयी राज्य बनाया गया। मेघालय हो गया, इसमें एक मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद 1975 में 1975 में सिक्किम को हिमालयी राज्य के रूप में गठित किया गया। और 1987 में, कब, 1987 में अरुणाचल और मिजोरम, इसको क्या बनाया गया, हिमालयी राज्य बनाया गया। ठीक, अब देखिए इसी क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा उत्तराखंड। तो 2000 में उत्तराखंड को 11वां, कितनावां, कौन से नंबर का, 11वां हिमालयी राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब? 2000 में, 2000 में जब उत्तराखंड बना तो उस टाइम क्या किया गया, इसे 11वां हिमालयी राज्य के रूप में बनाया गया। अब देखिए जो उत्तराखंड राज्य है, अगर हम इसको भौगोलिक या फिर भौतिक क्षेत्रों के रूप में बांटना चाहें तो इसे हम 8 प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें जो पहला है वो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो जो दक्षिणी हरिद्वार है, हरिद्वार को मैं डिटेल में जिला सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप हरिद्वार के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जिला सीरीज जरूर देखें। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये दक्षिणी हरिद्वार का जो अधिकांश भाग है वो गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का क्या है, एक हिस्सा है। और जो ये क्षेत्र है ये गंगा के द्वारा जो महीन कण होते हैं, ठीक है, जब गंगा आई थी, जब गंगा बही थी तो उसके द्वारा लाए गए, ठीक है, महीन कणों वाले अवसादों, मिट्टी, काप मिट्टी जो होती है, कीचड़, बालू से क्या होती है, निर्मित है ये क्षेत्र, ठीक है। गंगा वाला जो क्षेत्र है ये गंगा के द्वारा लाए गए महीन कणों, अवसादों, काप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है, मतलब इससे बना हुआ है। और यह जो क्षेत्र होगा, ठीक है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र होगा ये अत्यंत उपजाऊ होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अत्यंत उपजाऊ होगा। और अत्यंत उपजाऊ के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर खेती पाई जाएगी, गन्ना, गेहूँ, धान, ये क्या होती है, तराई क्षेत्र की मुख्य कुछ फसलें होती है। क्योंकि धान और गन्ना ऐसे ये फसलें हैं जहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो गंगा का मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जो तत्व होते हैं बहुत अधिक मात्रा में अच्छे होते हैं और वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो कृषि के लिए अगर अत्यंत उपजाऊ मिट्टी कोई है तो वो है गंगा के मैदानी क्षेत्र वाली मिट्टियाँ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि दूसरा हम किस के तहत बांट सकते हैं उत्तराखंड राज्य को भौगोलिक क्षेत्रों में। तो दूसरा है इसमें तराई क्षेत्र। अब जानते हैं कि तराई क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो देखिए जो तराई क्षेत्र में हरिद्वार में गंगा मैदान के तुरंत उत्तर, ठीक है, हरिद्वार में गंगा मैदान के तुरंत उत्तर, और इसमें पौड़ी गढ़वाल आता है, नैनीताल का भी कुछ भाग आता है, नैनीताल के दक्षिण, ठीक है, नैनीताल का अगर आप देखें तो दक्षिण भाग क्षेत्र और उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्रों को तराई क्षेत्र ही कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई होगी वो आपको 20 से 30 किलोमीटर के बीच देखने को मिलेगी। और तराई क्षेत्रों की जो भूमि होती है उसका निर्माण भी जब गंगा के द्वारा महीन कणों, काली अगम जो अवसादों से हुआ
होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है। जो तराई क्षेत्र होते हैं यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण तथा भूमि के दलदली होने के कारण, अब वर्षा होगी एक तो वहाँ पे वैसे ही जो मिट्टी होती है, जो वहाँ का क्षेत्र होता है वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही उपजाऊ तो होती है मिट्टी, किंतु जब अधिक वर्षा हो जाएगी तो वो भूमि क्या हो जाएगी, वहाँ पे दलदली हो जाएगी, कीचड़ के समान जैसे दलदली होती है तो उस टाइप की हो जाती है। और इसी कारण जो मैदान से ये क्या होती हैं, भिन्न होते हैं। तराई क्षेत्र मैदान से क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब देखिए अगर इतना पानी, तराई क्षेत्र का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे पानी की क्या होगी, अधिकता होगी, दलदल होगा, पानी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो अदर मैदानी क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होंगे, इसी वजह से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा कुएँ यहाँ पे मिलते हैं और कुएँ मिलते हैं। और धान और गन्ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो ऐसी फसलें हैं जिनको आप देखेंगे तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ की क्या होती हैं, प्रमुख फसलें होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे गेहूँ और आलू की भी फसलें उगा सकते हैं। इस क्षेत्र में जो कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब, बंगाल और हरियाणा आदि लोग भी यहाँ पे व्यवसाय के लिए रहते हैं। वो भी यहाँ पे खेती करते हैं, कृषि करते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनसे कुछ ज़मीन लेकर या फिर उनके साथ श्रमिक के रूप में आपस में मिलकर सब क्या करते हैं, इन सब चीज़ों की खेती करते हैं। गेहूँ हो गया और विशेष रूप से धान और गन्ना। तो ये तराई क्षेत्र के बारे में हो गया। अब जो अगला तीसरे भाग में हम बांट सकते हैं वो है आपका बाबर क्षेत्र। देखिए बाबर क्षेत्र सबसे जिसे हम कहेंगे कि सबसे अनउपजाऊ ये क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखिए पूर्व में जो चंपावत है, चंपावत से लेके पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को क्या कहेंगे, भाबर कहा जाएगा। इस क्षेत्र की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। क्योंकि जो भाबर क्षेत्र होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर होंगे और मतलब ऐसी कंकड़ कुंकड़, तो जब पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तो इनमें वैसे भी फसलें नहीं उगाई जा सकती है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करने के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ उगा भी सकते हैं, किंतु उतना लाभ यहाँ की कृषि से नहीं होगा जितना कि तराई क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्रों की कृषि से होता है। तो थोड़ा सा और हम जानेंगे भाबर क्षेत्र के बारे में। तो देखिए उसके बाद जो भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है, अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होगा प्लेस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली जो वेगवती नदियाँ होती हैं, जो तेज़ी से बहती हैं, उनके द्वारा जब वो बहुत ज़्यादा बहाव से बहेंगी तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर अवसाद होते हैं उसके निक्षेप से हुआ होता है भाबर का निर्माण। यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, जंगली झाड़ियाँ पाई जाएगी। जंगली झाड़ियाँ या फिर अन्य वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि खेती करना तो यहाँ पर आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो भूमि होती है बहुत अनउपजाऊ होती है। यहाँ पर कृषि के लिए बिल्कुल भी अच्छी, क्योंकि पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम्स में कि कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो भूमि होगी वो कौन सी होगी और सबसे ज़्यादा अनउपजाऊ। तो अनउपजाऊ मतलब जहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है, तो वो क्षेत्र होगा वो होगा आपका भाबर क्षेत्र। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम बाकी के जो शिवालिक क्षेत्र हैं और अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की जानकारी इतनी आपके लिए भी काफ़ी है, आप इसी को बहुत डिटेल से पढ़ें और हो सके तो हरिद्वार, नैनीताल वाली जिला सीरीज में जाके एक बार रिवाइज ज़रूर करें। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।